हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने विजन आई के टेस्ट नंबर 28 तक सॉल्व कर लिया था, 27 तक को सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम 28 का नहीं बल्कि किसी प्रॉब्लम के कारण हम लोग 29 का सॉल्व करने जा रहे हैं। 28 का भी जल्दी सॉल्व करा दिया जाएगा। 29 का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि वो मिल नहीं रहा है ऑनलाइन शायद। यहाँ पर 29 का हम लोग इस क्लास में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। फिर से एक बार बता देते हैं कि हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में छोटा सा होता है लेकिन उससे जुड़े हुए कई सारे फैक्ट्स होते हैं। उन सारे फैक्ट्स को जानते हुए, जानकारी लेते हुए चलते हैं, अर्थात डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं। और जो क्वेश्चन स्वयं में डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में होते हैं, अर्थात बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वे स्वयं में क्या होते हैं जी, तो खुद में डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में होते हैं। अब उनको पढ़ाने के बाद, उन ऑप्शन को पढ़ने के बाद उसको डिस्क्राइब करेंगे तो और भी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसीलिए जो बड़ा सा क्वेश्चन होता है उसको डिस्क्राइब नहीं करते। हाँ, जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटे क्वेश्चन को ही सॉल्व करें, क्योंकि छोटे क्वेश्चन ही पटाखा होते हैं। पटाखा जो होता है वो छोटा सा ही होता है लेकिन आग बहुत फैलाता है। वैसे ही छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनसे जुड़े हुए जो संदर्भ होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो इसीलिए हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से जुड़े हुए संदर्भों को देख लेंगे, और जहाँ पर जरूरी होगा बड़े क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो हम लोग इस क्लास में अपने इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के इंटरफेस पर आ चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का भारत की राजमार्ग और संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राजमार्ग और संरचना के संदर्भ में विचार करना है, और कैसा विचार करना है जी, तो सही विचार करना है। और ऑप्शन का तरीका 2 3 1 2 1 3 1 2 और 3। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सही होंगे जी। यहाँ पर है वित्त वर्ष 2014 से 2025 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 60% की वृद्धि हुई है। 2014 से 2025 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 60% की वृद्धि हुई है। उसके बाद से हाई स्पीड कॉरिडोर्स की लंबाई 2014 में लगभग 550 किलोमीटर थी, जो 2025 तक बढ़कर 5000 किलोमीटर हो गई है। उसके बाद से दे रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तहत 90% से अधिक ग्रामीण बस्तियों से जोड़ा गया है जा चुका है। पीएमजीएसवाई के तहत 90% से अधिक ग्रामीण बस्तियों को जोड़ा जा चुका है जी। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है फैक्ट भी हैं और ऑप्शन भी हैं, ये तीनों के तीनों एकदम सही हैं। 2014 से 2025 के बीच जो राष्ट्रीय राजमार्ग है या फिर एनएच कहें, उनमें 60% की वृद्धि हुई है। उसके बाद से हाई स्पीड कॉरिडोर की संख्या भी 5000 किलोमीटर तक हो गई है। प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई के तहत 90% से अधिक ग्रामीण बस्तियां जोड़ा जा चुका है। तीनों के तीनों सही है, तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3, तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह मनरेगा कार्यक्रम को प्रतिस्थापित करता है। मनरेगा सॉरी उसके बाद से है यहाँ पर मनरेगा कार्यक्रम को विस्थापित करता है। उसके बाद से यह ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है जी यह। इसके बाद से देखते हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम बार बार बोलते हैं कि हम भी बार बार दिमाग पर नहीं आता है कि सबसे पहले यहाँ पर सही या फिर गलत का देख लेना जरूरी है। और उसके बाद से यहाँ पर ऑप्शन का तरीका देख लेना जरूरी है। 1 2 3 1 4 या एलिमिनेशनल मेथड पर है, तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत अगर मिल जाता है, सही क्वेश्चन चयन करना है, गलत एक भी मिल जाता है तो हम लोग आंसर आसपास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे कि थर्ड नंबर जो देखेंगे, यह ग्रामीण कार्यों में जल संरक्षण जलवायु समुत्थानशीलता को प्राथमिकता देता है। जलवायु समुत्थानशीलता को प्राथमिकता देता है जी। उसके बाद से यह कार्य की मांग करने के विधिक अधिकार को समाप्त करता है ताकि प्रशासनिक लचीलापन बढ़ाया जा सके। यहाँ पर यह जो है कह रहा है कि कार्य की मांग करने के विधिक अधिकार को समाप्त करता है। यहाँ पर इतना शक्ति इसके पास नहीं है कि यह विधिक अधिकार को ही समाप्त कर दे। यहाँ पर विधिक अधिकार को समाप्त करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए चौथा नंबर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा नंबर गलत हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर से भी हम लोग निकाल सकते हैं चौथा नंबर गलत, चौथा नंबर गलत, चौथा नंबर गलत, एक नंबर आंसर निकल कर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय बजट 2026-27 में विशेष आर्थिक क्षेत्र या फिर एसईजेड के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एसईजेड के संदर्भ में विचार करना है, और क्या विचार करना है जी, तो एसईजेड के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है कुरियर निर्यात पर प्रति प्रेषण 10 लाख रुपए की ई कॉमर्स निर्यात सीमा पूरी तरह हटा दी गई है। कुरियर निर्यात पर प्रति प्रेषण 10 लाख की ई कॉमर्स निर्यात सीमा पूरी तरह हटा दी गई है जी। उसके बाद से है यहाँ पर सबसे जरूरी है कि ऑप्शन का तरीका देख लीजिए। ऑप्शन का तरीका यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, और दे रहा है 1 3 2 3 1 2 1 2 और 3। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। कुरियर निर्यात पर प्रति प्रेषण 10 लाख की ई कॉमर्स निर्यात सीमा पूरी तरह हटा दी गई है। उसके बाद से एसीजेड विनिर्माण इकाइयां एक बार के उपाय के रूप में रियासती शुल्क दरों पर घरेलू शुल्क क्षेत्र को विक्रय कर सकती हैं।
घरेलू शुल्क दर क्षेत्र को विक्रय कर सकती हैं जी। तो यहाँ पर यह जो है यह गलत हो जाएगा। बाबा कल्याणी रिपोर्ट के संदर्भ में आप लोग जानते होंगे, बाबा कल्याणी रिपोर्ट ने एसईजेड के विकास के लिए तो सिफारिश किया था, लेकिन यहाँ पर घरेलू शुल्क दरों को समानता करने की बात नहीं कही थी। इसका तात्पर्य आप लोग इसको समझते होंगे कि नहीं, इसको हम फिर से समझा देते हैं। जो एसईजेड होते हैं एक विशेष इकोनॉमिक जोन है, जिसको विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र का तात्पर्य होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विशेष रूप से काम किया जाता है। और यहाँ पर इसका मुख्य लक्ष्य होता है ऐसे पदार्थों का उत्पादन करना, ऐसे उत्पादों का उत्पादन करना जिसका निर्यात किया जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके। कहाँ पर जी? तो विदेशों में। निर्यात करने से क्या होगा जी? तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो मांग बढ़ेगी, मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इसीलिए इस क्षेत्र को वैसे क्षेत्र जहाँ से केवल निर्यात के लिए ज्यादा संरक्षण दिया जाता है, निर्यात होने वाली वस्तुओं पर छूट दी जाती है, तो उसको एसईजेड कहा जाता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर ऐसी कंपनियां जो है कई सारी भारत में बनाई गई हैं। तो इसके लिए बाबा कल्याणी रिपोर्ट जो बनी थी, उन्होंने कहा था इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कई सारे रिपोर्ट दिए थे। तो उन्होंने निर्यात सीमा को कम हटाने की बात कही थी, देश को लागू कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने शुल्क में समानता के लिए भी सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। अर्थात जो विदेशों में निर्यात किया जाता है, उस पर जो शुल्क लगता है, और जो भारत में बेचे जाने पर जो शुल्क लगता है, उसमें अंतर होता है। जो वस्तु भारत में ही एसईजेड से निकाल कर भारत में बेच देना, उस पर अधिक शुल्क लगता है, जबकि जिसको निर्यात करना है उस पर कम शुल्क लगता है। तो अभी भी लगता है। बाबा कल्याणी रिपोर्ट ने कहा था कि सबको समान कर देना चाहिए। यहाँ पर दूसरा नंबर गलत है, क्योंकि अभी लागू नहीं किया गया इसको। नेक्स्ट है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको ईईजेड में भारतीय जहाजों द्वारा पकड़ी गई मछलियों पर 5% आयात प्रशुल्क लगाया जाएगा। जहाजों द्वारा पकड़ी गई मछलियों पर 5% आयात शुल्क लगाया जाएगा जी। तो 3 नंबर भी एकदम सही है। 1 नंबर तो सही था ही, 3 नंबर भी सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में को उनकी नीतिगत दर क्या कहते हैं जी? तो उनकी पिछले 2 वर्षों के दौरान बनाए रखी गई जो दर होती है, उन्हीं को नीतिगत दर कहा जाता है, के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का तात्पर्य होता है कि घटते क्रम में, अर्थात सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है जी, उससे छोटा, ऐसे करके चयन कर लेना है इन चारों में। तो यहाँ पर जो दे रहा है, यहाँ पर का ऑप्शन का तरीका क्या है जी? यहाँ पर दे रहा है मैक्सिको सबसे, उसके बाद से भारत, उसके बाद से चीन। तो यहाँ पर जब देखेंगे हम लोग नीतिगत दरों में कौन सा जो देश है परिवर्तन नहीं किया है, तो यहाँ पर इकोनॉमी के अनुसार नहीं देखना है, बल्कि यहाँ पर जिसने परिवर्तन नहीं किया उसके संदर्भ में देखना है। तो सबसे कम, मतलब कि क्या कहें, तो सबसे समानांतरता रही है किसमें जी? तो मैक्सिको में। मैक्सिको में मतलब कि जो परिवर्तनीय दर जो परिवर्तन होते रहता है, भारत में चाहे चीन में ले लीजिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, जिसके कारण थोड़ा सा भी संवेदनशीलता उत्पन्न होता है तो नीतिगत दरों में उतार चढ़ाव आ जाता है। लेकिन जैसे कि रेपो रेट बढ़ जाता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है, कहीं पर इन्फ्लेशन हो जाता है, कहीं पर डिप्रेशन हो जाता है, ऐसी स्थिति में दरों में कमी वृद्धि हो जाती है। तो भारत और चीन तो आगे रहते हैं इसमें, लेकिन मैक्सिको जो है, मैक्सिको ज़्यादा स्थिर रहता है अन्य देशों की तुलना में, और चीन की तुलना में भारत उसके बाद से स्थिर रहता है, अर्थात 1 के बाद से 2, 2 के बाद से 3। सबसे ज़्यादा स्थिरता कहाँ पर आती है जी? अर्थव्यवस्था के विकास के मामले में चीन में। यहाँ पर 1, 2, 3 सही है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में विचार करना है जी, और कैसा विचार करना है जी? तो यहाँ पर जो है सही कथन पर विचार कर लेना। नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में सही विचार करना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2 करके दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में तीसरे स्थान पर है। इसके बाद से सौर और पवन ऊर्जा मिलकर भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं। तो सौर और पवन ऊर्जा दोनों मिलकर सबसे बड़ा हिस्सा बना लेते हैं जी। यहाँ पर जब ध्यान देंगे तो यह 1 नंबर भी सही है, विश्व में तीसरे स्थान पर है और सबसे बड़ा हिस्सा भी बनाता है। तो 1 और 2 दोनों के दोनों सही है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जिसको एमपीआई कहते हैं, एमपीआई के अनुमानों और तेंदुलकर निर्धनता अनुमानों के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमपीआई के अनुमानों और तेंदुलकर निर्धन अनुमानों के बीच अंतर के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर अंतर के संदर्भ में विचार कर लेते हैं जी, और यहाँ पर क्या दिया गया है जी? तो सही कथन का चयन करना है। सही का चयन करना है, ऑप्शन है केवल 1, केवल 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3, 1 और 3। उसके बाद से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से संबंधित विभिन्न संकेतकों को इसमें वंचना को मापता है, विभिन्न संकेतकों में वंचना को मापता है जी। के बाद से कह रहा है तेंदुलकर निर्धनता रेखा मुख्य रूप से परिवार के उपभोग व्यय पर आधारित है। तेंदुलकर का जो निर्धनता रेखा है वह उपभोग व्यय पर आधारित है जी। उसके बाद यद्यपि कोई परिवार तेंदुलकर निर्धनता रेखा से ऊपर हो सकता है,
कोई परिवार जो है तेंदुलकर निर्धनता रेखा से ऊपर हो सकता है, तथापि उसे एमपीआई ढांचे के अंतर्गत निर्धन माना जाता है। यहाँ पर तीसरा नंबर भी सही है, 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है और तीसरा नंबर भी सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के घाटे के प्रकारों का सही क्रम है? केंद्र सरकार के घाटे के प्रकारों का सही क्रम है जी। यहाँ पर राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा। तो यहाँ पर घाटे के संदर्भ में सही क्रम कौन सा है जी? तो सबसे ज्यादा घाटा कौन होता है, उसके बाद से घाटा कौन होता है, ऐसे करके बता देना है। तो सबसे बड़ा घाटा कौन होता है? तो राजकोषीय घाटा होता है। एक तरह से देखें तो जितना भी हम लोग का राजकोष में ऋण लेना पड़ता है उसको एक तरह से, सामान्य परिभाषा तो यह नहीं हुआ कि राजकोषीय घाटा ऋण लेने को ही कहते हैं, लेकिन एक सामान्य बुद्धि से समझने का प्रयास करें तो जितना भी पैसा भारत सरकार को ऋण लेना पड़ता है, भारत सरकार या फिर कोई भी सरकार हो, केंद्रीय गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकारें हों, इन सभी को जो ऋण लेना पड़ता है उनको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। जितना ऋण लेना पड़े, चाहे वह देश से हो चाहे विदेश से हो, उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। वहीं पर राजस्व घाटा क्या कहा जाता है जी? तो राजस्व घाटा जो राजस्व आय और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को राजस्व घाटा। तो हम लोग का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किन कारणों से पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि हुई है? किस कारण से प्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि हुई है जी? यहाँ पर देख लेते हैं। सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन का तरीका है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 और 4। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि हुई है, कारपोरेट लाभप्रदता, उसके बाद से उत्साहजनक कर संग्रह, प्रौद्योगिकी सक्षम अनुपालन, जीएसटी सुधार। यहाँ पर हम जो देखें तो कॉर्पोरेट लाभप्रदता के कारण भी कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है। उत्साहजनक कर संग्रह अर्थात प्रगतिशील कर संग्रह तरीके को अपनाया गया है, जिसके कारण कर संग्रहण में वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी सक्षम अनुपालन, जैसे कि जीएसटी आया तो इसे कागजी नहीं रखा गया, जीएसटी को पूर्णतः डिजिटल बना दिया गया, अर्थात डिजिटल माध्यम से ही बिना किसी ऑफिस जाए, किसी एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस जाए, कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से या फिर किसी साइबर कैफे की सहायता से अपना जीएसटी पेमेंट कर सकता है। तो यही प्रौद्योगिकी सक्षम अनुपालन जीएसटी सुधार के कारण कर संग्रह में वृद्धि हुई है। ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि जीएसटी के कारण ही कर संग्रह में वृद्धि हुई है। तो एक चौथा नंबर गलत है, 1 2 3 सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लॉजिस्टिक लागत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को विचार कीजिए। लॉजिस्टिक लागत के संदर्भ में विचार करना है। और कैसा विचार करना है? लॉजिस्टिक लागत के संदर्भ में यहाँ पर सही कथन पर विचार करना है। ऑप्शन का तरीका है 1 2, 1 और 2 दोनों, 9 तो 1 9 तो 2 करके दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं। लॉजिस्टिक लागत, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी के 10% से कम होने का अनुमान है। जीडीपी का 10% से भी कम हो गया है लॉजिस्टिक लागत। उसके बाद से ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के बीच भारत में लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि हुई है। तो लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि हुई है। एक नंबर एकदम सही है कि 10% से भी कम होने का अनुमान है। अर्थात जितना भी हम लोग का जीडीपी होता है उसका पहले जो माना जाता था 12% या फिर 14% तक जितना जीडीपी का 14% किस में लग जाता था जी? तो लॉजिस्टिक्स में। या फिर कहे तो मान लीजिए कि 100 रुपये का वस्तु बना है, चाहे 90 रुपये का वस्तु बना, तो उसको परिवहन करने में कितना 14 रुपये लग जाता था। तो उसकी लागत कितनी हो जाती थी जी? 104 रुपये हो जाती थी। तो इसमें अब इसको इतना लाभ हो गया, लग गया, तो कंपनियां इसे बढ़ाकर बेचती थी, जिसके कारण लागत में वृद्धि हो जाती थी भारत में, मतलब कि मूल्य मुद्रा स्थिति की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन अब जो है लॉजिस्टिक्स की लागत की कीमत कम हो गई है। अर्थात अब जो है 90 रुपये का सामान खरीदे तो 10 रुपये लॉजिस्टिक्स लागत मात्र लगता है। तो ऐसा होता है, तो जिसके कारण अब 100 रुपये का वस्तु होगा जी। तो 100 रुपये का वस्तु होगा तो आगे जाकर सस्ता ही हो जाएगा, ग्राहकों को सस्ता मिलेगा। एक नंबर एकदम सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच भारत में लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर यह गलत है। लॉजिस्टिक्स लागत में हम कह रहे हैं पहले 14% था, अब कितना हो गया? तो 10% से कभी कम होने का अनुमान है। तो कमी ना हुआ है, वृद्धि थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलत, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकारी प्राप्तियों में उनके योगदान के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 2025-26 में सरकारी प्राप्तियों में उनके योगदान के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर दे रहा है सही कथन का चयन करना है। योगदान के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, सही कथन। यहाँ पर दे रहा है निगम कर, उसके बाद से आय कर, जीएसटी, अमान्य कर, उसके बाद से सीमा शुल्क। जब हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहले हो जाएगा सर्वाधिक इस समय का है जी। तो सर्वाधिक मात्रा में जितना भी हम लोग का आय होता है उसका कितना प्रतिशत जी? तो यहाँ पर 21% जो होता है इनकम टैक्स से आता है, लगभग 21% के आसपास इनकम टैक्स से आता है। और इसके बाद से देखें तो यहाँ पर आय कर, उसके बाद से निगम कर की मात्रा कितनी है जी? तो निगम कर मात्रा अब 18% रह गया है। और उसके बाद से जीएसटी से कितना प्रतिशत प्राप्त होता है जी?
तो जीएसटी से मतलब लगभग 15% के आसपास मात्र प्राप्त होता है, और सीमा शुल्क तो मात्र 4% से भी कम का योगदान करता है। यहाँ पर सबसे बड़ा योगदान किसका है जी? तो आयकर का। तो 2 नंबर सबसे पहले है। उसके बाद से निगम कर, उसके बाद से किसका है जी? तो जीएसटी का। उसके बाद से सीमा शुल्क का। तो 2 1 3 4, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 2 1 3 4 कहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करके दिया हुआ है 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संदर्भ में विचार करना है, और कैसा विचार करना है जी? तो सही विचार कर लेना। नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संदर्भ में यहाँ पर दे रहा है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाजार है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाजार है जी। इसके बाद भारत में हवाई अड्डों का घनत्व विश्व स्तर पर सर्वाधिक है। तो यहाँ पर कह रहा है तीसरे स्थान पर है, तो एकदम एक नंबर सही है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। लेकिन घनत्व के मामले में शीर्ष स्थान पर, अब बताइए, जब उड़ियन के मामले में शीर्ष नहीं है तो हवाई अड्डों के घनत्व के मामले में शीर्ष होगा जी? एकदम सरासर गलती हो जाएगा। एक नंबर सही है, दूसरा नंबर गलती है, और ऑप्शन का तरीका तो पता ही है, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तिलहन उत्पादन और खाद्य तेल के आयात के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तिलहन उत्पादन और खाद्य तेल के आयात के संदर्भ में विचार करना है। कैसा विचार करना है जी? तो सही विचार कर लेना है। यहाँ पर कह रहा है वर्ष 2014-15 और 24-25 के बीच तिलहन की खेती के तहत उत्पादन में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। कितना प्रतिशत जी? तो ये कह रहा है 50% से अधिक की वृद्धि हुई है जी। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है इस अवधि के दौरान घरेलू उपलब्धता बढ़ने के कारण भारत में खाद्य तेल के आयात में गिरावट आई है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो 50% से अधिक की वृद्धि हुई है 10 वर्षों में, एकदम सही है। और खाद्य तेल के आयात में भी कमी आई है, दोनों, दूसरा नंबर भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बन चेंज चैलेंज फंड, अर्बन चैलेंज फंड के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। और इसके बाद से कैसा विचार करना है जी? तो अर्बन चैलेंज फंड के संदर्भ में सही विचार करना है। सही कथन पर विचार कर लेना है, केवल 1 1 और 2 दोनों, 2 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर देखेंगे अर्बन चैलेंज फंड के संदर्भ में कह रहा है कि इस फंड का उद्देश्य शहरों में अभिनव शहरी अवसंरचना और नियोजन समाधानों का समर्थन करना है। अभिनव शहरी अवसंरचना और नियोजन समाधानों का समर्थन करना है जी। इसके बाद से है यह सुधार प्रतिबद्धताओं और परियोजनाओं की गुणवत्ता के आधार पर शहरों के प्रतिस्पर्धी चयन को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद से है यह फंड विशेष रूप से 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय शहरों के लिए है। तो अर्बन चैलेंज फंड के संदर्भ में बात करें तो 1 नंबर जो कह रहा है कि यह एक शहरों में अभिनव शहरी अवसंरचना लगाने के लिए है, तो एकदम सही है। अर्बन चैलेंज फंड, आप कोई भी चीज बनेगा तो प्रगतिशील ही ना होगा, तो यह प्रगतिशील है। 1 नंबर एकदम सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि परियोजनाओं की गुणवत्ता और शहरों की प्रतिस्पर्धा का चयन को प्रोत्साहन करता है, तो एकदम दूसरा नंबर भी सही है। प्रतिस्पर्धा होगी तभी तो विकास होगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मिलियन से अधिक की जनसंख्या पर ही निर्भर करता है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 10 मिलियन। तो यहाँ पर भारत में तो गिने चुने शहर ही हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ प्लस है। यहाँ पर 10 मिलियन नहीं बल्कि 10 लाख है, अर्थात 1 मिलियन कह सकते हैं। 1 मिलियन प्लस की जहाँ पर जनसंख्या होगी वहाँ पर अर्बन चैलेंज फंड के तहत वहाँ से राशि मिलना शुरू हो जाएगी। तो तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। 1 और दोनों के दोनों सही है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में के कुल सरकारी व्यय में अधिकतम व्यय किस मद में किया गया है? कुल सरकारी व्यय में अधिकतम व्यय किस मद में किया गया है? ये तो 2026-27 का जो बजट देखा होगा वो आराम से बता सकता है इसको। यहाँ पर दे रहा है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ब्याज भुगतान, करों में राज्यों का हिस्सा, उसका से रक्षा। यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करों में राज्यों का जो हिस्सा है वह इस बार का सबसे ज्यादा है। करों में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत पहुंच गया है? तो 22%। केंद्र सरकार को जितना भी आय प्राप्त होता है विभिन्न करों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से और पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से, उसका लगभग 22% सिर्फ राज्यों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से वित्तीय बाजारों पर उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रभाव है? वित्तीय बाजारों पर उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रभाव है, और नीचे दिए गए टूल का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। और यहाँ पर ऑप्शन का तरीका है 1 2 3, 1 और 2 दोनों, 2 1 और 3। तो यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे उभरती प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, तो यहाँ पर 1 नंबर पर समान एआई मॉडल का उपयोग और वित्तीय बाजारों की हर्डिंग बिहेवियर में वृद्धि, 1 नंबर एकदम सही है। दूसरा नंबर पर है सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले सूक्ष्म सूचनाओं के प्रति संवेदनशीलता में कमी, तो यहाँ पर संवेदनशीलता का कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि प्रौद्योगिकी शेयरों का अति मूल्यांकन, तो तीसरा नंबर भी एकदम सही है। 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा नंबर गलत है। तो 1 और 3 देख लेते हैं कहाँ पर है जी, तो यहाँ पर डी नंबर दिया हुआ है, 1 और 3 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग देखिए इसको, यहाँ पर दे रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और यहाँ पर विचार करके देख कर ही आप लोग को लग गया होगा कि यह व्याख्या से संबंधित जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अर्थात एक दो को स्टेटमेंट दिए होते हैं और दोनों पहले दूसरा जो है फर्स्ट की व्याख्या करता है कि नहीं, इससे जुड़ा हुआ ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग, तसल्ली हो जाएगी कि वह क्वेश्चन है कि नहीं व्याख्या से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर दोनों की व्याख्या करके देख लेते हैं आपस में। तो हम लोग सबसे पहले बताए हैं कि दूसरा नंबर स्टेटमेंट पढ़ना है, अगर सही हो दूसरा नंबर तो बीच में लगाना है इसलिए, या फिर सो इंग्लिश में कहें, सो लगाने के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना है, और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सो के प्रयोग पर सटीक बैठता है तब आंसर निकलता है। सबसे पहले दूसरा नंबर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर दे रहा उच्च एसटीटी का उद्देश्य डेरिवेटिव बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना है। उच्च एसटीटी का उद्देश्य जो है सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना है। उसके बाद से है तो दूसरा नंबर तो एकदम सही है। बजट 2026-27 में ऑप्शंस प्रीमियम पर प्रतिकूल प्रतिभूति लेन-देन कर को 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक नंबर भी सही है, 2 नंबर तो सही था ही, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे की व्याख्या से भी जुड़े हुए हैं। तो प्रतिभूतियों से जुड़े हुए और डेरिवेटिव से जुड़े हुए दोनों हैं, तो यहाँ पर सही है आंसर। हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक और दो दोनों सही है और दूसरा जो है फर्स्ट की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड के संदर्भ में विचार करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड के संदर्भ में विचार करना है, और क्या ऐसा विचार करना है जी, तो सही विचार कर लेना है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कर लेना है। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं सही कथन। इसका उद्देश्य जो है अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए ऋणदाताओं को आंशिक गारंटी प्रदान करना है। ऋणदाताओं को आंशिक गारंटी प्रदान करना है। उसके बाद यह सरकारी इक्विटी भागीदारी के माध्यम से अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित करता है। क्या कह रहा है जी, प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित करने की बात कर रहा है। उसके बाद से यह कह रहा है कि यह अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निर्माण के चरण के दौरान जोखिमों को कम करने का प्रयास करता है। तीसरा नंबर तो एकदम सही है। अब मान लीजिए कि जो परियोजना विकास के लिए जो धन दे रहा है तो वह उसके जोखिम को भी कम करने का प्रयास करेगा, तो तीसरा नंबर एकदम सही है। उसके बाद से दूसरा नंबर जो है प्रत्यक्ष सहायता नहीं की जाती है जी। कोई भी सरकार हो प्रत्यक्ष सहायता से बचती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय बाजारों में रोक है इसकी प्रत्यक्ष सहायता की। कोई भी सरकारी जो है अप्रत्यक्ष सहायता कर सकती है उद्योगों की, चाहे किसी को भी, प्रत्यक्ष सहायता नहीं। तो दूसरा नंबर गलत है। एक नंबर भी एकदम सही है, ऋणदाताओं को आंशिक गारंटी प्रदान की जाती है। तो 1 और 3 दोनों सही है, बल्कि जबकि दूसरा नंबर गलत है। तो 1 और 3 जो है हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है बजट 2026-27 में राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बजट 2026-27 में राजकोषीय स्थिति पर विचार करना है, और यहाँ पर क्या विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार कर लेना है राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में। और यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन का तरीका है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2 करके दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है बजट अनुमान 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है जीडीपी का 4.3% निर्धारित किया गया है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.4% निर्धारित किया गया है। उसके बाद से केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक 60+1% का ऋण जीडीपी अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगी। तो यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सही है कि बजट के 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% निर्धारित किया गया है। लेकिन जो दूसरा नंबर दे रहा है कि प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगी 60%, 60+1%, यहाँ पर यह गलत है। इतना बड़ा आंकड़ा अभी तक लक्ष्य नहीं रखा जा सकता है। तो एक नंबर सही है, दूसरा नंबर गलत है। तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 में से किस हवाई स्पीड रेल कॉरिडोर का उल्लेख नहीं किया गया है। हवाई स्पीड रेल कॉरिडोर का उल्लेख नहीं किया गया था। यहाँ पर तेरा मुंबई पुणे, हैदराबाद चेन्नई, दिल्ली वाराणसी, बेंगलुरु मैसूर। यहाँ पर जब हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है बेंगलुरु और मैसूर के लिए कोई हाई स्पीड रेल की कनेक्टिविटी के लिए कोई पहल नहीं की गई है। मुंबई पुणे के लिए की गई है, हैदराबाद चेन्नई के लिए हाई स्पीड रेल बनाया जा रहा है, दिल्ली वाराणसी के बीच बनाया जा रहा है, लेकिन बेंगलुरु और मैसूर के बीच अभी किसी तरह के हाई स्पीड कॉरिडोर की व्यवस्था नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए बैकवर्ड ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन की वकालत करता है। भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए बैकवर्ड ग्लोबल वैल्यू चेन जो है पार्टिसिपेशन की वकालत करता है। यह अवधारणा मुख्य रूप से संदर्भित करती है। यह अवधारणा क्या संदर्भित करती है जी, तो यहाँ पर जो दे रहा है कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तैयार माल के आयात को कम करना, या फिर तैयार माल को प्रतिस्पर्धी रूप में से असेंबल करने और निर्यात करने के लिए मध्यवर्ती घटकों का आयात करना। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जानते होंगे कि जो इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे ही देखिए, जो रेडमी, वीवो या फिर जितनी भी मोबाइल है जो भारत में वर्तमान में सबसे लोकप्रिय है, जैसे कि वीवो को ही ले लीजिए, यह भी सबसे लोकप्रिय में से है, रेडमी भी है, रियलमी भी है। ये सभी मोबाइलें जो हैं चीन से में बनती हैं, इनके पार्ट पुर्जे, और सिर्फ लाकर भारत में असेंबलिंग कर दिया जाता है।
तो असेंबलिंग में भी थोड़ा सा भारत को लाभ हो जाता है। तो जो असेंबलर कंपनी होती है वह भारत में रजिस्टर होती है और वह केवल चीनी कंपनियों से सामान लेती है और इसकी असेंबलिंग करके उस कंपनी खास का नाम लेबल लगाकर बेच देती है भारत के बाजार में। तो इसके तहत जी तब बैकवर्ड ग्लोबल वैल्यू चेन के अनुसार पार्टिसिपेशन के अनुसार ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत के विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में विचार करना है और कैसा विचार करना है जी? तो सही विचार करना है। विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में सही विचार करना है। ऑप्शन का तरीका केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न तो दो। मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भारत के विनिर्माण मूल्य वर्धन का लगभग आधा हिस्सा है। भारत के विनिर्माण मूल्य वर्धन का लगभग आधा हिस्सा है जी। उसके बाद से है वैश्विक विनिर्माण मूल्य वर्धन में भारत की हिस्सेदारी 2% से कम बनी हुई है। एक नंबर तो एकदम सही है, आधा हिस्सा है, लेकिन दूसरा नंबर और आया कि 2% से कम बनी हुई है, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा क्योंकि भारत की हिस्सेदारी जो है थोड़ा ज़्यादा है, 2.9% के आसपास है, 2.9% के आसपास है भारत की हिस्सेदारी और एक और है 2% से कम, अर्थात दूसरा नंबर गलत, एक नंबर सही, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग के संदर्भ में स्लीपेज रेशियो, बैंकिंग संदर्भ में स्लीपेज रेशियो को सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है। स्लीपेज रेशियो संदर्भित करता है जी, तो यहाँ पर जो है और एक निश्चित अवधि के दौरान गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में परिवर्तन होने वाले मानक ऋणों का हिस्सा। कहा जी तो मानक ऋणों का हिस्सा जो है स्लीपेज रेशियो, तो यहाँ पर एक नंबर हिस्सा ही हो जाएगा, आगे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनपीए में परिवर्तन होने वाला मानक ऋणों का हिस्सा ही स्लीपेज रेशियो कहलाता है। तो यहाँ पर दूसरा एक नंबर सही है, बाकी सब तो यहाँ पर एक नंबर सही आंसर आ गया, तो हम लोग को निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता के अनुसार केंद्र राज्यों से निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने की अपेक्षा करता है? किसे बनाए रखने की अपेक्षा करता है जी? तो यहाँ पर ऑप्शन का तरीका, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य राजस्व व्यय को जीडीपी के लगभग 5% तक बनाए रखना। राजस्व व्यय को जीडीपी के 5% बनाए रखना। उसके बाद से है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय को जीडीपी के लगभग 5% बनाए रखना। पूंजीगत व्यय को 5% बनाए रखना। उसके बाद से है 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय को जीडीपी के लगभग 2.4% बनाए रखना। वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व व्यय को जीडीपी के 2.4% बनाए रखना था। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर जो दिया है कि वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय को जीडीपी के लगभग 2.4% बनाए रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कैसा विचार करना है? तो कह रहा है कि ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 है महामारी के बाद के वर्षों 2022-23 में भारत की राजस्व प्राप्तियां महामारी पूर्व के वर्षों की तुलना में बढ़ी हुई है। महामारी पूर्व के वर्षों की तुलना में बढ़ी हुई है। उसके बाद से महामारी के बाद के वर्षों में भारत का पूंजीगत व्यय महामारी पूर्व के विषयों की तुलना में बढ़ा है। तो यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे, एक नंबर तो एकदम सही है जी कि भारत की राजस्व प्राप्तियां महामारी पूर्व की तुलना में बढ़ी है। दूसरा नंबर जो कह रहा है कि बाद के वर्षों में, महामारी के बाद के वर्षों में भारत के पूंजीगत व्यय महामारी पूर्व के वर्षों की तुलना में बढ़ा है। तो दूसरा नंबर भी सही है, एक और दो दोनों सही है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बायोफार्मा शक्ति पहल के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर तेरा वित्तीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से बल्क ड्रग्स के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है जी। अब बताइए, बल्क ड्रग्स के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है जी। इसके बाद से कह रहा है कि यह आर एन डी तथा उद्योग अकादमी के सहयोग को समर्थन देकर भारत में फार्मास्यूटिकल नवाचार पारितंत्र को सुदृढ़ करना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। यह पूरी व्याख्या के साथ दिया हुआ है, इसमें कुछ समझाएंगे तो लंबा समय लग जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।